हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कल हमने माइक्रोबियल ग्रोथ काइनेटिक्स का पार्ट 1 स्टडी कर लिया था, जिसमें हमने ग्रोथ कर्व देखा था। उसके 4 फेजेस देखे थे, जिसमें लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी और डेथ फेज था। और हमने कल एक चीज़ और पढ़ी थी कि जो लॉग फेज होता है उसको हम एक्सपोनेंशियल फेज भी कहते हैं, और जितनी भी स्टडी होती है वो हम उसी फेज की करते हैं, क्योंकि उसमें एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं। उसकी मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिकल एनालिसिस उसी फेज़ में सबसे अच्छी हो सकती हैं। ठीक है, तो माइक्रोबियल ग्रोथ काइनेटिक्स समझने के लिए, जो उसकी मैथमेटिक्स है उसको समझने के लिए भी हम लॉग फेज़ का ही यूज़ करते हैं, जो एक्सपोनेंशियल फेज़ होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं माइक्रोबियल ग्रोथ काइनेटिक्स का पार्ट 2। इसमें हम देखेंगे कि क्या मैथमेटिक्स इन्वॉल्व्ड है, किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, कैसे उनका नंबर बढ़ता है, कैसे डबल होते हैं, ये सब चीज़ें देखेंगे। और उसके लिए कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं, वो भी हम देखेंगे कि कैसे सॉल्व होती हैं, और उसके बेसिस पे हम न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले द मैथमेटिक्स ऑफ ग्रोथ। ठीक है, अब हम जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल फेज़ में होता क्या। एक्सपोनेंशियल फेज़ उसको क्यों कहते हैं, कि उसमें क्योंकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिवाइड करते हैं डबल डबल कर करके। एक ज्योमेट्रिक या अर्थमेटिक मीन कह सकते हो उसको, उस तरह से डिवाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास पहले एक बैक्टीरिया था, एक बैक्टीरिया से हमने शुरुआत की, सॉरी, एक बैक्टीरिया से हमने शुरुआत की। ठीक है, इसको मैं इधर ड्रॉ कर देती हूँ। सबसे पहले हमने एक बैक्टीरिया से शुरुआत की, जो 2 हो गया, फिर 2 4 हो जाएगा, 4 8 हो जाएगा, 8 16 हो जाएगा, और 16 32 हो जाएगा, 32 64 हो जाएगा, 64 128 हो जाएगा, 128 256 हो जाएगा। अब कहने का मतलब, इस तरह से जो हम देख रहे हैं एक पैटर्न हमको एक इसमें मिल रहा है। वो पैटर्न क्या हमने देखा कि जैसे जैसे एक डिवीजन, पहले डिवीजन में क्या हुआ, 2 हुआ, दूसरे में 4 हुआ, तीसरे में 8 हुआ, चौथे में ऐसा हुआ, पांचवें में ऐसा, छठे में ऐसा, सातवें में ऐसा। तो जैसे जैसे डिवीजन हो रहा है, डबल होने वाला जो वैल्यू है वो कैसी होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, जैसे जैसे हमारा डिवीजन होता जा रहा है, वैल्यू डबल होती जा रही है। पहले में डबल, दूसरे में फिर 4 टाइम्स हो गया, थर्ड डिवीजन में 8 टाइम्स। तो एक पैटर्न जो निकल के आया, उसको हम किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको देखिए। उसको एक मैथमेटिकल फॉर्मूला दिया कि 2 की पावर n, क्योंकि हर बार दुगनी हो रही है, हर बार जो पॉपुलेशन है वो डबल हो रही है, इसलिए 2 की पावर n। अब n जो है नंबर ऑफ हमारा टाइम्स हो जाएगा, कि जितने टाइम डिवीजन हुई है, तो हम डायरेक्ट निकाल लेंगे इसका नंबर कि कितने। अगर कोई पूछेगा कि चौथे डिवीज़न के बाद कितनी सेल्स हो जाएंगी, तो हम सोचेंगे, हम फिर काउंट करेंगे, 1 से 2 होंगी, 2 से 4 होंगी, 4 से 8 होंगी, 8 से 100, ऐसे में काउंट करना पड़ेगा बार बार। उससे अच्छा एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे दिया गया, 2 की पावर n। अब आपसे कहा जाएगा कि चौथी जनरेशन के बाद कितनी सेल्स हो जाएंगी, अगर एक सेल से शुरुआत हुई है तो सिंपल आप 2n की जगह 4 रख के देख लोगे, 2 की पावर 4 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि 16 हो जाएगा, मतलब चौथी जनरेशन के बाद 16 सेल्स हो जाएंगी। हमें पूरा स्टार्टिंग से बना के नहीं देखना पड़ेगा सारी जनरेशन। कि इस तरह से आपसे पूछा जाएगा कि मान लीजिए आपसे पूछा गया कि 60 जनरेशन, 60 जनरेशन के बाद कितनी सेल्स होंगी, तो आप बनाओगे तो बनाते ही रह जाओगे। तो आप सिंपल एक आंसर दे सकते हो कि 60 जनरेशन के बाद हमारे पास कितनी सेल्स हो जाएंगी, 2 की पावर 60 सेल्स हो जाएंगी। सिंपल, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, लॉग, आप इसको लॉग वैल्यूज से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इतना नहीं पूछा जाएगा आपके ऑप्शन में। उसी में से 2 की पावर 60 ऑप्शन रहेगा ही रहेगा। तो यही मैथमेटिक्स है ग्रोथ की, जिसके बेसिस पे हमारी कुछ इक्वेशंस दी गई हैं, तो हमें वही आज देखना है। इतनी बात सबको समझ में आ गई कि जैसे जैसे सेल डबल होती जाती हैं, उस हर जनरेशन में क्या होता है, सेल डबल होती जाती हैं। और इस एक वर्ड आता है ना, जनरेशन, जनरेशन टाइम, मतलब एक टाइम होता है जिसमें पॉपुलेशन डबल होती है, उसी को हम जनरेशन टाइम या डबलिंग टाइम कहते हैं। तो ये सब चीज़ें अभी हम इसमें देखेंगे भी। चलिए इसको देखते हैं एक एक पॉइंट। द मैथमेटिक्स ऑफ ग्रोथ में, ड्यूरिंग द एक्सपोनेंशियल फेज ईच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज डिवाइडिंग एट कॉन्स्टेंट इंटरवल। कांस्टेंट इंटरवल पे ही क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फेज में डिवीज़न होता है माइक्रोब्स का। जैसे 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से होता है, एक एक्सपोनेंशियल फेज होता है।
और टाइम रिक्वायर्ड टू डबल द पॉपुलेशन इज कॉल्ड द जनरेशन टाइम और डबलिंग टाइम। ये हम बता ही चुके हैं कि ऐसा टाइम पीरियड जिसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म डबल हो जाता है उसको हम जनरेशन या डबलिंग टाइम कहते हैं। द पॉपुलेशन इज डबलिंग every generation the increase in population is always 2 की पावर n where n is the number of generation। जैसे यही हमने आपको बताया कि कोई पूछेगा 4 जनरेशन बाद कितना सेल्स हो जाएंगी तो आप बता सकते हो कि 2 की पावर 4, 5 जनरेशन बाद 2 की पावर 5। इस तरह से 2 की पावर n के फॉर्म्स में हम एक्सप्रेस करते हैं वेयर n इज़ नंबर ऑफ जनरेशन। सिंपल सी बात है। अब इस तरह से इन्होंने क्या किया, एक फार्मूला निकाला कि अगर जो हम अभी जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं कि कितनी जनरेशन बाद, मान लीजिए हम एक सेल से शुरुआत की है, एक सेल से अगर हम शुरुआत किए हैं तो अगर हमसे पूछा जाए कि पर्टिकुलर कुछ घंटे बाद अगर हमें पता है कि एक बैक्टीरिया जो है उसको डिवाइड होने में कितना टाइम लगता है, उसको डबल होने में कितना टाइम लगता है, अगर हमें ये पता है तो हम एक पर्टिकुलर टाइम बाद हम निकाल सकते हैं कि उस कल्चर में कितने बैक्टीरिया होंगे। ठीक है, समझ में आई बात? फिर से मैं बोलती हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक सेल है, ठीक, एक मान लीजिए ई कोलाई की सेल्स है, तो ई कोलाई को डबल होने में 20 मिनट लगते हैं। ठीक है, ये तो आपको एक फैक्ट है कि ई कोलाई का डबलिंग टाइम 20 मिनट्स होता है, इसको याद भी कर लीजिए। तो मान लीजिए कि आपके पास एक सेल है, आपके हाथ में मान लीजिए एक सेल है ई कोलाई की जो 20 मिनट में डिवाइड हो जाती है। अगर आपसे पूछा जाए 1 घंटे बाद कितनी सेल्स हो जाएंगी, ठीक है, अगर आपसे ऐसे पूछा जाए कि 1 घंटे बाद कितनी सेल्स हो जाएंगी, तो फाइनल आपको टाइम 1 घंटा दे दिया गया, तो फाइनल जो सेल का नंबर होगा अगर हम उसको x मान लें, ठीक है, अगर हम फाइनल जो सेल का नंबर होगा उसको हम x मान लें, ठीक है, और पहले तो हमारा एक्स टाइम पिक के बाद कितनी सेल्स हो जाएंगी, हमें पता है कि 20 मिनट में डिवाइड हो रही है, तो पहले 20 मिनट में डबल होगी, उसके बाद 20 मिनट में 4 टाइम्स हो जाएगी, और उसके बाद वाले 20 मिनट में क्या होगी वो फिर उसकी भी 8 टाइम्स हो जाएगी, मतलब 2 की पावर 3 हो जाएगा, मतलब 8। इसका मतलब ये हो कि जहाँ से हम शुरू किए थे, स्टार्टिंग में हमारे पास एक सेल थी, वो 2 की पावर n 1 इंटू 2 की पावर n की रेट से क्या होगी, 1 इंटू 2 की पावर n रेट से वो बढ़ेगी। और यहाँ 1 क्या है, इनिशियल नंबर को हम क्या कर सकते हैं, x0 से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन हम n मतलब नंबर की बात कर रहे हैं तो हम इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं। एक पर्टिकुलर टाइम बाद हमारे पास कितनी सेल्स हो जाएंगी, इस तरह से फॉर्मूले से निकल के आ सकता है। ये फार्मूला कैसे बना, ये फार्मूला ऐसे बना, देखिए इसमें लिखा हुआ है, जैसे ई कोलाई का ही इसमें लिखा हुआ है, ये टाइम दिया गया है आप लोगों को 0, 20, 40, 60, 80, ठीक है, 20 मिनट का ये डिफरेंस दिया गया है। उसमें आपको दिखाया गया है कि पहले किस तरह से कितनी बार डिवाइड करेगी, मतलब पहले 20 मिनट में एक बार डिवाइड करेगी, फिर दूसरे में 2 बार, तो उसके बाद कितना हो जाएगा सेल का नंबर, ये आपको दिया हुआ है। मतलब ये फाइनल नंबर आपको इनिशियल नंबर में मल्टीप्लाई करके ही मिलेगा, जहाँ से शुरुआत की। मान लीजिए आपने स्टार्टिंग में 2 से शुरुआत की, तो n0 की जगह 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 की पावर n हो जाएगा। आपने अगर स्टार्टिंग में 10 सेल से शुरुआत की तो n0 की जगह क्या हो जाएगा, आपका 10 हो जाएगा, फिर 10 इंटू 2 की पावर जितनी भी जनरेशन के बाद आपसे पूछा जाएगा वो हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है? जरा सा भी इसमें डाउट होगा तो आप मुझसे आज ही पूछोगे, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं गेट में भी, उसको भी हम सॉल्व कराएंगे, लेकिन पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो इस जो टेबल को देख करके जो मैथमेटिकल फार्मूला एक बना वो हम आप लोगों को बताते हैं। वो क्या बना, NT इज इक्वल टू n0 इंटू 2 की पावर n, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद क्या होगा, सेल का नंबर जो पहले सेल का नंबर था उसको अगर हम 2 की पावर n से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा फाइनल नंबर निकल के चला आएगा। और ये मैथमेटिकल फार्मूला बना कहाँ से, ऊपर वाली टेबल को देख करके, एक पैटर्न देख के कि कई सारा इस तरह से जनरेशन टू जनरेशन इसकी स्टडी की गई, उससे जो पैटर्न मिला उससे हमने ये मैथमेटिकल फार्मूला निकाला कि कुछ पर्टिकुलर टाइम बाद सेल कितनी हो जाएंगी, जितनी पहले सेल थी, इंटू 2 की पावर n, और n का क्या है इसमें, नंबर ऑफ जनरेशन, ये आप याद रखिएगा। अब क्या किया गया है, नेक्स्ट देखिए क्या किया गया है, इस वाले इक्वेशन का लॉग ले लिया गया है, सिंपल लॉग ले लिया गया है। तो क्या हो जाएगा लॉग, अब इसकी जगह हम लिख सकते हैं लॉग NT, इसकी जगह लिख सकते हैं हम लॉग n0, और जब इंटू होता है तो लॉग अगर हम लेते हैं तो वहाँ प्लस आ जाता है, तो ये प्लस लगा हुआ है, और 2 की पावर n कोई भी पावर में लिखा रहता है तो वो पहले आ जाता है, ये n log 2 हो जाएगा। ठीक है, n log 2 इस तरह से हमने यहाँ लिख लिया, n इंटू log 2। उसके बाद n की वैल्यू निकालनी थी, तो उसके लिए हमने क्या किया, एक मिनट, ये log NT और log n0 को हम इस तरफ लेके चले गए। ठीक है, log n0 को हम इस तरफ लेके चले गए तो log n0 माइनस में हो जाएगा।
ठीक है। उसके बाद क्या बचा हमारा, n log 2 बच गया। ठीक, तो n को इधर ही रख के हम log 2 को फिर नीचे लेके आ जाएंगे तो हमारी ये इक्वेशन हो जाएगी। और log 2 की वैल्यू 0.3010 ये सबको पता होती है, तो हमारा ये निकल के आ जाएगा। अब क्या हो गया, अब एक ग्रोथ कांस्टेंट होता है k। ये एक ग्रोथ कांस्टेंट, अगर हम उसको एवरेज ग्रोथ कांस्टेंट मान लें, ठीक है, इसमें वही लिखा है कि रेट ऑफ ग्रोथ, मतलब के को ग्रोथ कांस्टेंट मानने का क्या मतलब, ग्रोथ रेट का कांस्टेंट अगर हम के मान लें। रेट क्या होता है, अगर किसी की ग्रोथ पर यूनिट टाइम में कितनी हो रही है, पर यूनिट टाइम में बैक्टीरिया कितना डिवाइड हो रहा है, ये चीज़ हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, किसके फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, ग्रोथ रेट के फॉर्म में। तो ग्रोथ रेट एक्सपोनेंशियल फेज़ का हम मीन ग्रोथ रेट कहते हैं उसको। जो एक्सपोनेंशियल फेज़ का ग्रोथ रेट होते हैं उसको मीन ग्रोथ रेट, मतलब एक मीन होता है, उसी एवरेज के आसपास ही वो डिवाइड होता चला जाता है उसी रेट से, उसमें रेट में कोई चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट रेट से डिवाइड होता है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं बैक्टीरिया, ठीक है। तो जो रेट ऑफ ग्रोथ ड्यूरिंग द एक्सपोनेंशियल फेज इज कॉल्ड द मीन ग्रोथ रेट, या कांस्टेंट उसको हम के कहते हैं, ठीक है, सिंपल के। तो अगर हमें के निकालना है ग्रोथ रेट, तो तुम्हारा जितना भी नंबर है ये एन है, उसको अगर हम टी से डिवाइड कर देंगे टाइम से, पर यूनिट टाइम होता है ना, पर यूनिट टाइम में कितना ग्रोथ हो रहा है उसी को ग्रोथ रेट कहते हैं, ठीक है। जहाँ रेट आ जाता है, जहाँ रेट वर्ड आ गया उसका मतलब उसको टाइम से डिवाइड किया गया है किसी चीज़ को, तो रेट निकल के आया है। तो अगर हम ये एन जो यहाँ लिखा हुआ है इसी को अगर हम टाइम से डिवाइड कर दें, पर यूनिट टाइम में कितनी ग्रोथ हो रही है ये हमारी निकल के आ जाएगी, तो उसी को हम ग्रोथ कॉन्स्टेंट कह देंगे। तो इसी टर्म को लिखा गया है यहाँ पे k इज इक्वल टू एन बाई टी, ठीक है। k इज इक्वल टू एन बाई टी, मतलब ग्रोथ रेट क्या हो जाएगा, जो n हमारा ऊपर निकला था अपॉन t। तो n हमारा क्या निकल के आया था ऊपर, आप देख सकते हैं, log एन टी माइनस लॉग एन ज़ीरो अपॉन 0.3010, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, और t का t यहाँ पे लिख दिया गया है, ठीक है। t को ऐसा लिख दिया गया है यहाँ पे। उसके बाद अगर हम एक एवरेज मान रहे हैं, हमने तो एक एवरेज ग्रोथ रेट के मान लिया, तो एवरेज ग्रोथ रेट मान रहे हैं तो हम एक एवरेज ये भी मान सकते हैं कि हमारा बैक्टीरिया की पॉपुलेशन जो फाइनल वाली है वो इनिशियल की डबल हो रही है। एक नॉर्मल एक ऐसी चीज़ मानिए कि जो फाइनल पॉपुलेशन है वो इनिशियल की डबल हो रही है, तो हम एन टी इज इक्वल टू 2n0 भी रख सकते हैं। तो जहाँ जहाँ एन टी लिखा है वहाँ पे हम क्या करेंगे, 2n0 लिख देंगे ऊपर वाली इक्वेशन में, एन टी की जगह 2n0 लिख देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए, तो हमने n2 जो टू एन टी की जगह हम क्या रख देंगे, 2n0, क्योंकि हम मान लेंगे कि हमारा जो मीन जो एक तरह से मीन टाइम में हम निकाल रहे हैं, मीन ग्रोथ रेट निकाल रहे हैं, तो हम मानेंगे कि हमारी फाइनल पॉपुलेशन जो है वो पहले वाले की डबल हो गई है, तो एन टी की जगह हम 2n0 रख देंगे। अब एन टी जहाँ जहाँ है वहाँ 2n0 रख देंगे। अब हमने ये माना है ना कि एक हमारा पर्टिकुलर टाइम के बाद जो हमारी फाइनल पॉपुलेशन है वो इनिशियल की डबल हो रही है, तो हमारा ये टाइम क्या कहलाएगा, जनरेशन टाइम कहलाएगा। तो हम टी की जगह क्या रखेंगे, जी रखेंगे, क्योंकि टी हमारा क्या हो गया, अब जनरेशन टाइम हो गया, क्योंकि हम मान रहे हैं एन टी इज इक्वल टू 2n0, मतलब फाइनल पॉपुलेशन इनिशियल की डबल हो रही है, तो ये हमारा जनरेशन टाइम है, क्योंकि जनरेशन टाइम का हमने मतलब पहले पढ़ा हुआ है कि जितने में पॉपुलेशन डबल हो जाती है। तो एन टी की जगह 2n0 रखने के साथ ही साथ हम टी की जगह जी भी रखेंगे, क्योंकि टाइम हमारा जनरेशन टाइम है। तो वही इस इक्वेशन में किया गया है, जहाँ टी था वहाँ जी रख दिया गया है और एन टी की जगह 2n0 रख दिया गया है। इसको सॉल्व करके फिर k इज इक्वल टू 1/g हमारा निकल के आ गया है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे किया है देख लीजिए, log 2n0 माइनस log n0 अपॉन 0.3010 जी ये लिखा हुआ है। अब log 2n0, तो log 2n0 को जब हम ओपन करेंगे ब्रैकेट, तो log 2 प्लस log n0 हो जाएगा, माइनस log n0 अपॉन 0.3010 जी हो जाएगा। इस log n0 से log n0 कट जाएगा, log 2 अपॉन 0.3010 जी हो जाएगा। log 2 की वैल्यू 0.3010 होती है, पता है हमें, तो 0.3010 अपॉन 0.3010 जी हो जाएगा, तो 3010 से 3010 कट जाएगा, केवल k इज इक्वल टू 1/g बचेगा हमारा, ठीक है। k इज इक्वल टू 1/g निकल के आ गया। इसका क्या मतलब है कि हमारा द मीन जनरेशन टाइम इज रेसिप्रोकल ऑफ द मीन ग्रोथ रेट कांस्टेंट, ठीक है। जो हमारा जनरेशन टाइम था वो हमारा ग्रोथ रेट कांस्टेंट के रेसिप्रोकल होता है। इसी को हमने एक तरह से वर्ड्स में लिख दिया है, आपको पता है ये जनरेशन टाइम है जी, के क्या है हमारा ग्रोथ रेट कांस्टेंट है, तो ग्रोथ रेट कांस्टेंट जनरेशन टाइम का रेसिप्रोकल होता है। सिंपली हमें समझ में आ गया इस इक्वेशन से। उसके बाद देखिए हमें एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि इसको किस तरह से निकालते हैं, किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में देखिए दिया गया है, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को समझा दे रही हूँ, लेकिन इसका आंसर आप ही लोग बताओगे, आज ही सॉल्व करोगे, ठीक है। हम इसका आंसर नहीं बताएंगे, लेकिन कैसे होगा ये हम बता देंगे, ताकि आप लोग इस पर पूरा ध्यान लगा के इसको सॉल्व करके इसका आंसर मुझे बताओ।
इसमें दिया हुआ है कि अ रिच मीडियम इज इनोकुलेटेड विद अ बैक्टीरियम दैट डिवाइड्स एवरी 30 मिनट्स, द नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 50 आवर्स इज। ठीक है, हमें इसमें नंबर ऑफ बैक्टीरिया पूछा गया है। एक रिच मीडियम था जिसमें बैक्टीरिया को हमें इनोकुलेट किया गया जो एवरी 30 मिनट्स में डिवाइड होता है। अब इसमें देखिए, इसमें हमें ये नहीं बताया गया है कि पहले हमने कितना बैक्टीरिया लिया, मीन्स हमें N0 की वैल्यू नहीं बताई गई, तो मान लेंगे N0 हमारा 1 है। हमसे पूछा गया फाइनल बैक्टीरिया 50 घंटे बाद कितना होगा, हमसे NT पूछा गया है। तो हमें पता है NT इज इक्वल टू N0 इंटू 2n होता है। ठीक है, N नंबर हमें नहीं दिया गया, हमें निकालना होगा कि कितनी जनरेशन टाइम हो गया है, जनरेशन टाइम कितना है 50 घंटे बाद, कितनी जनरेशन्स हो गई होंगी। तो जनरेशन टाइम तो वैसे इसमें दिया हुआ है 30 मिनट्स, लेकिन 50 घंटे के बाद मतलब 50 घंटे में कितने 30 मिनट्स होंगे ये हमें निकालना होगा। मतलब उतनी बार डिवाइड किया होगा ना, नंबर ऑफ N क्या होता है, नंबर ऑफ जनरेशन, कितनी जनरेशन 50 घंटे बाद उसकी हो गई होंगी, यही हमें निकालना है। तो कितनी हो गई होंगी, अगर हम स्टार्टिंग में अगर हम एक तरह से 2 से मान के चलें तो हमारा क्या हो जाएगा कि पहले हमारे पास 1 से 2 हुई और 50 घंटे बाद कितनी हो जाएंगी, ये अगर हमें निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे इसमें। तो पहले 30 मिनट्स ये हमें पता है, 50 घंटे बाद कितनी हो जाएंगी, हमें निकालने के लिए हमें ये निकालना पड़ेगा कि 50 घंटे में कितने 30 मिनट्स होते हैं, वही हमारी N की वैल्यू हो जाएगी और वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो इसको आप लोग निकाल के बताइएगा कितना आ रहा है। इसमें सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शंस देख के ही आपको 10 की पावर से ही समझ में आ जाएगा कि कितना आंसर होगा। इसका सब लोग निकालेंगे। इसमें आपको बस इतना निकालना है कि 50 घंटे में कितने 30 मिनट्स होंगे। उसके लिए आप 50 घंटे को पहले मिनट में कन्वर्ट करोगे, उसके बाद निकाल लोगे उसमें कितने 30 मिनट्स होंगे, वही आंसर होगा। तो इसको सब लोग सॉल्व करके मुझे आंसर बताएंगे। और अगर आज की क्लास में किसी को कुछ भी कन्फ्यूजन है तो वो मुझे बोलेगा, पूछेगा, आज ही कन्फ्यूजन दूर करेगा। और इसको आप लोग लिख लीजिएगा। ये टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है लिखने में आपको, ठीक है। इस टेबल को कोई नहीं बनाएगा, तो मैंने समझाने के लिए यहाँ बना दी थी। बाकी इक्वेशन सब लोग अपने से खुद से सॉल्व करेंगे। जो जो ये इक्वेशन हमने यहाँ लिखी हुई हैं सब लोग खुद से सॉल्व करके उसको लिखने की कोशिश करेंगे, कोई छापेगा नहीं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा, ठीक है बच्चों। थैंक यू।